हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के लिए। और उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उसकी आप कैसे तैयार कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्या सिलेबस है, और एक बार हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ठीक है ना। तो आइए सारी बातें कर लेते हैं, फटाफट से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि ncrtquiz.com पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेज लगाने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सेक्शनल टाइमिंग कर दी है, तो 50 क्वेश्चन जीएस के 30 मिनट में आपको करने हैं। पहले हम 15 मिनट में करके निकल जाते थे और जो बचा हुआ टाइम था उसको मैथ्स या रीजनिंग में यूटिलाइज करते थे, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाओगे क्योंकि जब तक आपके 30 मिनट नहीं होंगे आप नेक्स्ट पार्ट पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो अब जीएस के लिए आपको फोकस और अच्छा करना पड़ेगा। इसके लिए ये बहुत हेल्प करेगा आपका एनसीईआरटी के जो चैप्टर वाइज क्विजेज हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपके जीएस के फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आप इस पर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीओ के मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं सीपीओ एसआई की, जहां पर अगर हम जनरल की बात करें तो मोटा मोटी जो मिनिमम एज है वो 20 है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। 3073 पोस्ट हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, कोई भी हो, बीटेक हो, कुछ भी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सीपीओ का, ठीक है ना, ये आपका जो सीपीओ होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए एसएससी आपका एग्जाम कराती है। इसमें एसआई की पोस्ट के लिए भर्ती निकलती है, जिसमें दिल्ली पुलिस एसआई होता है, सीआईएसएफ एसआई होता है, ठीक है ना। इसके बाद आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, तो जितने भी आपके सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सभी में आप एसआई के लिए ये एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। और ये एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के लिए टफ भी है और बहुत सारे बच्चों के लिए आसान भी है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है फिजिकल, तो फिजिकल हर एक बच्चा अच्छा नहीं होता है, किसी की हाइट नहीं होती है, किसी की रनिंग नहीं निकल पाती है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सेंट्रल पुलिस में जाना चाहते हैं, ठीक है। बढ़िया जॉब है, ग्रुप बी की है सीआईएसएफ में अगर आप ऐसा ही होते हैं, और बाकी दिल्ली पुलिस वगैरह में होते हैं तो ग्रुप सी की, और सैलरी भी अच्छी खासी है। और बड़े शहर में अगर आप सीआईएसएफ में होते हैं तो आपको हमेशा एक अच्छे शहर में रहने को मिलेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं। तो ये सारे आपके मोटिवेशन हो गए, ठीक है ना। बाकी वर्दी वाली जॉब है तो एक अलग हमारे यहाँ पे होता है कि वर्दी मतलब एक अलग तरीके का रॉब होता है और वो हमें जॉब चाहिए भी होती है, ठीक है ना। देखिए हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले होते हैं उनके लिए मतलब हम बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, और हम हमारे लिए बस पढ़ाई लिखाई ही हमारा भविष्य बदलने का तरीका है, जरिया है। तो उसके लिए ये गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय समय पर निकलना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। इसलिए ये बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए आप जी जान से तैयारी करने में लग जाइए। इसमें आपका सबसे पहले तो होगा टीयर 1, ठीक है। टीयर 1 में कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद होगा आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप प्री निकाल लोगे तो आपको फिर फिजिकल देने जाना पड़ेगा, यानी कि तैयारी आपको प्री प्लस फिजिकल की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्री निकाल के देखेंगे फिर इसके बाद फिजिकल में देखेंगे क्या होता है, नहीं, उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और उतने टाइम में आप उतना नहीं कर पाओगे, ठीक। तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर आपको डेली रनिंग करने या फिर अपना जो फिजिकल है वो भी आपको साथ साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फिजिकल पास कर लेंगे तो फिर आपका पेपर 2 होगा, जहाँ पर आपका केवल और केवल इंग्लिश आता है। 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और 2 घंटे आपको मिलते हैं। वो आसान लेवल होता है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है ना। उसमें आपकी रैंक के हिसाब से जितनी पोस्ट जिसकी है, दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। सीआईएसएफ की इसके बाद जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका आईटीबीपी, सीआरपीएफ एंड एसएसबी एंड ऑल, ठीक है। तो ये है सारा सिस्टम।
अब अगर हम देखें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इस बार जो प्री है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम है, 4 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन 200 हो गए, ठीक। अच्छा, ये जो पेपर है इस बार टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया कि 2 घंटे का पेपर है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। अब ये जो बच्चा मैथ्स में स्पीड पकड़ लेगा इस बार, जीएस में तो सबको 30 मिनट मिलने हैं, ठीक है, जीएस भी गेम खेल जाएगा इस बार, ठीक है। जीएस आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मैथ्स में अच्छा कर गए, क्योंकि जीएस का तो कोई भरोसा है नहीं कहां से क्या आ जाए, लेकिन मैथ्स 30 मिनट में जो 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग तो हो जाएगी आराम से, ठीक है ना, लेकिन मैथ्स इस बार खेल कर जाएगा, जो मैथ्स में अच्छा कर ले जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट में अगर आप 45 क्वेश्चन या 42 क्वेश्चन सही कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैथ्स में इस बार बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जोर इन द सेंस कि अब आपको जिन चीजों पर आप काम नहीं करते थे, स्पीड पर काम करना पड़ेगा। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद करो, टेबल याद करो, ठीक है ना, और डिजिटल सम का बहुत ज्यादा यूज करो, ठीक। इसके बाद जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, 1/6 कितना होता है ना, 3/16 कितना होता है, ये सारे एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। और जो भी वैदिक मैथ्स आपको पढ़ाया गया है, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, अगर यूनिट डिजिट पर 5 है, स्क्वायर कैसे करते हैं, 11 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ये सारी आपकी हेल्प करेंगी अब जा करके आपको, मतलब पहले भी हेल्प करती थी, लेकिन अब आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनके बिना आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस मैथ्स भी आएगा, ठीक है, और अरिथमेटिक भी आएगा, और एडवांस मैथ्स में आपको प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है, मतलब मेंसुरेशन भी अच्छा खासा आएगा, डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ज्योमेट्री में अगर डायग्राम बना करके नहीं दिया तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, टाइम वहां पर जाता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़नी है, स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा ही होगा। तो ये चैप्टर आपको नए पढ़ने हैं, इसके साथ साथ जो बाकी के चैप्टर थे अरिथमेटिक और एडवांस, वो भी आपको करनी है। और अरिथमेटिक में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई तैयार नहीं करा सकता है। स्क्वायर खुद याद करो 1 से लेकर 30 तक के, क्यूब खुद याद करो, टेबल खुद से याद कीजिए, ठीक है। डेली 4-5 पेज बर्बाद करो कैलकुलेशन में, अपने मन से कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई जल्दी करना सीखो, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर जो टाइम है वो विद इन टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 सवाल तो ऐसे होंगे जो छोड़ने वाले होंगे, बिल्कुल भी करने वाले नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो सवाल होंगे वो बिल्कुल किए जा सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जब आप प्री पास कर लेंगे तो इसके बाद आपका पीटी होगा, जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको 100 मीटर की रेस करनी है 16 सेकंड में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट्स में हो तो जाती है, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखने में लग रहा होगा 6.5 मिनट, 6.5 मिनट में तो हो जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की है, 3 चांस मिलेंगे, ठीक है, ये थोड़ा टफ होता है। हाई जंप 1.2 मीटर की है, 3 चांस मिलेंगे, 1.2 मीटर की है तो इसके लिए भी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट पुट मिलेगा 16 एलबीएस का, 4.5 मीटर फेंकना पड़ेगा आपको, 3 चांसेस के लिए भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 1600 मीटर की रेस नहीं है, 800 मीटर की रेस है, लेकिन 4 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप है 0.9 मीटर की, 3 चांस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हाइट वगैरह आपको पता ही होगा, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। अब जब आप पीईटी पास कर लोगे तो पेपर 2 होगा आपका। पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा, जहां पर आपको 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इनके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेगा, ठीक है। और देखो, क्वेश्चंस इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में वो हम जानते हैं। क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये भी हम जानते हैं, है ना।
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, एक सही सवाल 1 नंबर का है, लेकिन एक गलत सवाल के लिए आपका 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, यानी ऐसे सोचो आप कि अगर आपने कोई सवाल गलत कर दिया तो आपको 1.25 मार्क्स का नुकसान होगा। आप बोलोगे सर 1.25 का कैसे, कि एक तो जो नंबर 1 मिलना था वो गया और साथ में आपका 0.25 और लेगा, तो ऐसे आपको 1.25 का नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें गलत नहीं करने हैं, स्पीड तो बढ़ानी है लेकिन एक्यूरेसी भी साथ साथ में रखना है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखो सीपीओ के अंदर मैथ्स का वेटेज केवल प्री के लिए है, लेकिन प्री में जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए हमें पढ़ना तो सारा ही पड़ता है। ठीक है, वेटेज भले कम है लेकिन 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं अब वो हमें 30 मिनट्स में करने हैं। ठीक है ना, तो पढ़ना तो सारा ही पड़ता है हमें। अब जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनके लिए क्या है, देखो एक तो हमारे पास है अरिथमेटिक, है ना, और अरिथमेटिक में आप देखोगे तो हमारे पास नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर ऑफ जीरो, है ना, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है आंसर निकालने के लिए भी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल के बाद रिमाइंडर थ्योरम, है ना, एपीजीपी, एचपी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक, नंबर सिस्टम के बाद आपका आ जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट आ जाएगा आपका, डिस्काउंट के बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही आपका एज आ जाएगा, पार्टनरशिप आ जाएगा। पहले अपन एक फटाफट सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है ना, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, इसके बाद आपका एसआई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई। एसआई एंड सीआई के बाद आप पढ़ोगे मिक्सचर, है ना, एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपन लोग टाइम एंड वर्क पे, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम भी आ गया। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें बोट एंड स्ट्रीम को अलग कर देते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। इसके बाद आपका एवरेज हो गया, है ना, इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, और प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा इसका बेसिक लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बाद आपको डीआई पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो इतना आपका जो है वो कंप्लीट अरिथमेटिक बना लेता है। अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 30 से 35 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चंस या 35 से 38 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से मिलते हैं सीपीओ के पेपर में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 30 to 35 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से मिलेंगे। ठीक, अब इनमें आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो डीआई अगर आपको करना है तो परसेंटेज करना पड़ेगा, रेशियो अच्छे से करना पड़ेगा, और एवरेज अच्छे से करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं बताऊं तो अरिथमेटिक का जो बैकबोन है वो परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज ही है। ये 3 चैप्टर अगर आपने ढंग से कर लिए तो डीआई में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आप अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ये 3 चैप्टर अच्छे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज, पार्टनरशिप, एसआईसीआई, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, सवाल यह है कि आपको सबसे पहले यहां पर अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस कवर करो। ठीक है, सिलेबस में आपका केवल अरिथमेटिक नहीं है, एडवांस मैथ्स भी है, तो एडवांस मैथ्स की भी अपन बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से, फिर इसके बाद अपन कंप्लीट स्ट्रेटेजी देख लेंगे। ठीक है ना, तो एडवांस मैथ्स में पढ़ना कैसे है, एडवांस मैथ्स को एक बार समझ लीजिए। अगर आप ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्री आपने सबसे पहले पढ़ी, ज्योमेट्री में क्या आएगा हमारा,
लाइन्स एंड एंगल, पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। ठीक है, तो ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल हो गया, इसके बाद आपका पॉलीगन हो गया, इसके बाद आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया और सर्कल हो गया। तो ये आपका बनाएगा ज्योमेट्री। अब अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी तो ज्योमेट्री पढ़ने के साथ ही साथ आप क्या करोगे कि 2D वाला जो पार्ट है, 2D मेंसुरेशन वाला पार्ट है, वो यहीं पर करते जाओ। ठीक है ना, इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा 2D मेंसुरेशन वाला पार्ट। ठीक है, एरिया, पेरीमीटर, ये वाला पार्ट आपका इसी के साथ खत्म हो जाएगा। बस जो शेडेड एरिया वाला पार्ट है, शेडेड एरिया वाला जो पार्ट है वो आप अलग से कर लो। ठीक है, तो इसमें आपका ज्योमेट्री के साथ मेंसुरेशन 2D भी हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आप करिए क्या, मेंसुरेशन 3D, जहां पर मेंसुरेशन 3D जहां पर आप पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आप अलग से पढ़ो। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है अभी, इसमें देखो हम पढ़ेंगे सिलेंडर, है ना, इसमें हमारा आ जाएगा सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, फिर कोन, कोन को काट देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे किस पर, स्फीयर पर एंड हेमीस्फीयर, है ना। इसके बाद हमारा आ जाएगा प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर, टेट्राहेड्रन भी हमारा हो गया। ठीक है, टेट्राहेड्रन, तो ये सारा हमारा है मेंसुरेशन 3D, ये हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ज्योमेट्री पढ़ो, इसके बाद मेंसुरेशन पढ़ो। ठीक है, नंबर 3 पर हमारे पास क्या आएगा, नंबर 3 पर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इसमें क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आइडेंटिटीज हो गई, आइडेंटिटीज हो गई, और आइडेंटिटीज के बाद हमारे पास क्या हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो इसी के साथ पढ़ लो एलजेब्रा, जिसमें आपको सारी आइडेंटिटीज पढ़नी है। ठीक है, यहां पर भी मैक्सिमम एंड मिनिमा आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस बनाता है मैथ्स का। अब करना क्या है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, चुपचाप बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, सबसे पहली चीज सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ में ही। परसेंटेज कर रहे थे, सर ने पढ़ाया, क्वेश्चंस कराए सर ने, सारे टाइप करा दिए, उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लगा डालो सारे परसेंटेज के। ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है, भले ही आप कितनी भी शॉर्ट ट्रिक सीख लें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 मिनट में मैथ्स का कोई ऐसा सवाल छूट गया जिसमें केवल फॉर्मूला लग रहा था, या वो फॉर्मूला आपको याद नहीं था। ठीक है ना, या कोई ऐसी ट्रिक लग रही थी डायरेक्ट जिससे सवाल सॉल्व हो रहा था और वो भूल गए आप। ठीक है ना, या कैलकुलेशन 9 का मल्टीप्लाई या 99 का स्क्वायर भूल गए, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसकी वजह से आपका कोई सवाल छूट जाए भूलने की वजह से। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है ना, कि अच्छा परसेंटेज में ये चीज आती है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये टाइप के सवाल होते हैं, ये आ गया तो इस तरीके से करते हैं, वो आ गया तो इस तरीके से करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ठीक है ना, हर एक टॉपिक के आप लगभग 100 150 क्वेश्चन लगा डालिए। ठीक है, आपका बेहतरीन हर एक टॉपिक होता चला जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपने कर ली, अब इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
ठीक है। तो मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए है ना, और जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, उनको आपको एनालिसिस एनालिसिस करना है कि भाई ये मैंने छोड़ा क्यों था, मैं इसका कॉन्सेप्ट भूल गया था, ठीक है ना, या फिर ये मुझसे हुआ नहीं है, ये मुझे आया नहीं, अप्रोच नहीं बनी इसकी, और दूसरा सवाल मेरा गलत क्यों हो गया। तो इनका आप रिवीजन कर लो कि भाई ये किस चैप्टर का था, किस चैप्टर के सवाल गलत हो रहे थे, किस चैप्टर का सवाल मैंने छोड़ा था, उसका रिवीजन भी आप साथ साथ में करते जाइए, तभी मॉक टेस्ट का फायदा है देने का, ठीक है ना। और इन सब के साथ साथ आपको स्पीड पर तो काम करना ही है अब, ठीक है ना। स्पीड में क्या होगा, आपका कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है, क्यूब आ गए, टेबल आ गई, और 1 से लेके 10 तक की जो भी नंबर हैं इनकी पावर 4 तक की आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 1 की पावर 4 तो आपको पता है, 2 की पावर 4 तक की वैल्यू पता होना चाहिए, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 तक, यानी 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना होता है, ठीक है। ये सारी आपको 1 से लेके 10 तक जो नंबर है इन सभी के 4 पावर तक याद होने चाहिए, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। डिजिटल सम, डिजिटल सम जो है, ठीक है, जिसको आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी बोलते हो, ये भी आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। और यूनिट डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट्स ये देखना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किसमें, परसेंटेज में, कि भाई 10% कितना होता है, 1% कितना होता है, ये निकालना आना चाहिए, ताकि अपन ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर मैथ्स के अंदर, ये इन पर काम आपको करना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ्स तो बहुत बड़ी है, आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, बेस मेथड क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। माइनस जल्दी कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, डेली आप उसकी प्रैक्टिस करो, 4-5 पेज वहां पर खराब करो, कैलकुलेशन आपकी 100% सही होगी। तो इतना आप कर लीजिए, गारंटी है। ये जो सीपीएसआई का पेपर होता है वो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई का भी पेपर आया हुआ है ना, इस बार, और सीपीएसआई भी आ गया, तो दोनों पेपर भरेंगे बच्चे, एसआई भी अच्छा है यूपीएसआई वाला, और सीपीएसआई वाला भी अच्छा है, तो यहाँ पर इस बार चांसेस ज़्यादा है, और क्योंकि फिजिकल होता है तो बहुत सारे बच्चों का वहाँ पर फिजिकल में ही रह जाते हैं, तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सिलेबस सब कुछ वही है, अब स्ट्रेटेजी जो है वो यही है कि जीएस इंग्लिश पर फोकस अच्छा करना पड़ेगा, गलत नहीं कर सकते हो आप सवालों को, ठीक है, क्योंकि 30-30 मिनट मिल रहे हैं, वहां पर आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैथ्स में गेम स्पीड का हो गया, रीजनिंग के लिए टाइम 30 मिनट्स मोर देन एनफ है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ेंगे अब, ठीक है, और मार्क्स भी बढ़ने चाहिए। तो खेल सीधा सीधा किसका बन गया, मैथ्स का, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में सब बच्चे ठीक ठाक ही होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।